हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सो सब बढ़िया होंगे। तो बेटा, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 2, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर चल रहा है। तो बच्चों, हम प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम कवर कर चुके थे। हमने वहाँ पर बेटा कवर जो किया था आपसे सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने देखी थी कि केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं। और एंटोनी लॉरेंट लेवेसियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, जिनने केमिस्ट्री की निजात की थी, मतलब केमिस्ट्री के बारे में बताया था। ठीक है। तो नेक्स्ट वन, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। जो हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी थी, 5 मेन ब्रांचेस थी जो केमिस्ट्री की। ठीक है। वहां पर हमने ये भी डिस्कस किया था, जो 11th क्लास के चैप्टर्स हैं वो 3 पार्ट्स में, 3 केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। कौन सी ब्रांच होगी? फर्स्ट वन इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिवाइड होंगे आपके चैप्टर्स। ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज किया जाएगा कहां पर? आपका आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स में। और बायोकेमिस्ट्री कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। इसमें हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में सारी चीजें, मतलब बायोलॉजिकल जो मिलते हैं हमें, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमने फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन दी थी कि क्यों हम ये कौन क्या चीज आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पढ़ा था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब हमने पढ़ा था। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमने पढ़ा था। बायोकेमिस्ट्री हमने यहाँ पर कवर कर रखा है। तो आज का जो सेकेंड लेक्चर है वो है हमारा मैटर के ऊपर। और बेटा, इससे आप बहुत अच्छी तरह के वाकिफ होंगे, क्योंकि आप ये प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके। तो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं मैटर, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारा ये भी आता है। ठीक है। तो मैटर क्या होता है बेटा? आप लोग ने पहचाना होगा कि मैटर क्या होता है। तो यहाँ पर देखें किस तरीके से होगा। तो एनीथिंग इन अवर यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में कोई भी चीज विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइज क्या करेगा? स्पेस। ठीक है। जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और उसमें क्या होता है? मास होता है। यूनिवर्स में ऐसी सारी चीजें हैं लगभग जिसमें मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो वो क्या कहलाएंगे? मैटर कहलाएंगे। आप अपने चारों तरफ जो भी चीज घुमा के देखेंगे वो सब क्या है? मैटर है। ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया, चेयर, टेबल, वाटर, गैस। ठीक है। दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। तो इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात है नहीं, आप 9th-10th में पढ़ ही चुके हैं। ठीक है। तो आप लोग इसे जानते ही होंगे। नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम मैटर को क्लासिफाइड करेंगे, मतलब उसके बारे में और जानेंगे कि क्या क्या है उस मैटर में, किस तरीके से क्या क्या, किस तरीके से आपकी कौन कौन सी स्टेट्स बनती हैं, कौन से प्योर होते हैं, कौन से इम्प्योर होते हैं, किस तरीके के मिक्सचर्स होते हैं, है ना। तो ये सब हम चीज डिस्कस करेंगे इस बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 वेज। तो मैटर को 2 तरीके से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक तो आपका है फिजिकल और नेक्स्ट वन इज केमिकल। तो यहाँ पर हम 2 तरीके से क्लासिफाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमने बेटा एक टेबल बना रखी है नीचे तरीके का। तो मैटर, फिजिकल और केमिकल। तो फिजिकल जो स्टेट है, फिजिकल क्लासिफिकेशन है, वो डिपेंड करेगी आपकी फिजिकल स्टेट पे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पे। यानी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी वो किस पे डिपेंड करेंगी? मैटर की करेंगी, फिजिकल स्टेट्स पे डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट वन, यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना है कि जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसमें हम क्या पढ़ेंगे? पहला तो प्योर एंड नेक्स्ट वन इम्प्योर। यानी जो मिक्सचर्स हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर। ठीक है। इम्प्योर और प्योर में क्या अंतर होता है वो हम आगे अभी आगने वाले में स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। फिर बेटा आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रीव्यू है। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्योर में क्या आता है बेटा? एलिमेंट्स आते हैं, कंपाउंड्स आते हैं। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट्स। और कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, जो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, प्री ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट वन, इम्प्योर में क्या आएगा आपका? हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स। चलें नेक्स्ट वन हम देखते हैं। बड़े ध्यान से इसको एक बार टेबल को ध्यान से देख लें किस तरीके से होगा, और बड़ी आसानी से ये आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट वन बच्चों देखें। तो पहला हमारा है फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो भाई पहला हमारा जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि मैटर को क्लासिफाइड करेंगे। तो पहले ही मैंने आपको बता रखा है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन जो डिपेंड करता है वो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पे करता है। और हमारे पास 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी जो भी हम बात करेंगे वो किस में बात करेंगे? सॉलिड में, लिक्विड की और गैस की बात करेंगे। तो हमने यहां पर लिख रखा है बेटा, देखें, A physical change involves the conversion of a substance from one state to another। मतलब हम जो देखेंगे वो फिजिकल चेंज होगा कि एक स्टेट से दूसरे मैटर में, स्टेट में होगा। जैसे सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, गैस का लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में।
ठीक है, तो ये तो हम करेंगे विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन। तो बेटा यहाँ पर जो दे रखा है आपको, जो केमिकल कंपोजिशन बता रखा है कि ये जो केमिकल कंपोजिशन है कि विदाउट चेंजिंग केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या है बेटा, जैसे हमने देखा कि हमने भाई वाटर को H2O है जो हमारे पास वो आइस है, मान लो इस टाइम किस स्टेट में है ये आइस, यानी ये सॉलिड स्टेट में है भाई। इसको हमने हीट किया और हीट करने के बाद ये हो गया हमारे पास किसमें, लिक्विड में। किसमें हो गया बेटा, लिक्विड में। ठीक है, तो ये हो गया वाटर। ठीक है, लिक्विड वाटर है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, देखो बेटा यहाँ पर क्या है, कंपोजिशन चेंज नहीं हुई है। जिस रेशियो में यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हुए थे उसी रेशियो में यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर से हाइड्रोजन हट गया या ऑक्सीजन हट गया, उसी रेशियो में है। बस क्या हुआ है, स्टेट चेंज हुई है सॉलिड से किसमें, लिक्विड से। ऐसे ही अगर हम इसको लिक्विड से अगर गैस में चेंज करेंगे तो जो वेपर बनेगी, अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, गैस होगा। यानी ये क्या बन रही है, वेपर। तब भी कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है, जिस रेशियो में आपका था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी रेशियो में, यानी हाइड्रोजन 2:1 में है हमारे पास। बाय मास मैं नहीं बोल रहा हूं, बाय एलिमेंट्स आपको बोल रहा हूं, बाय आपका आइटम्स बोल रहा हूं इसको, 2:1 में। ठीक है, तो यहां पर कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है। तो आगे बढ़ते, इट डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। दस देयर आर 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तो आप सब जानते हुए। और सॉलिड और लिक्विड में बेटा क्या अंतर है वो आप देखें सबसे पहले। ठीक है, तो वो आप देखेंगे क्या है आपका, नेक्स्ट वन देखें यहां पर हम क्या करेंगे। तो यहां पर देखेंगे किस तरीके से आपका है यहां पर सॉलिड, लिक्विड, गैस में। ठीक है, चले देखते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो बेटा देखो अगर यहां पर सॉलिड के जो पार्टिकल्स बने हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, देखो मैटर क्या होता है, ये मैटर ही तो है। तो मैटर क्या होता है, बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, है ना। तो उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, उन पार्टिकल्स को बेटा वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आइंस भी हो सकते हैं। तीनों ही स्मॉल पार्टिकल्स है मैटर के। तो हम यहाँ पर जो पार्टिकल्स का नाम लेंगे वो इन पार्टिकल्स का बेटा नाम लेंगे क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, तो ये नाम दूंगा मैं इनको। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जब मैं मतलब बोलूंगा तो वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, आपके आइंस भी हो सकते हैं। यानी ये सॉलिड जो बना है केवल एटम से मिलकर बना हो सकता है, या जो बना है केवल लिक्विड से बनकर, कौन से, मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो सकता है, या किससे मिलकर बना हो सकता है, आयन से मिलकर बना हो सकता है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो भी वर्ड बोलूंगा पार्टिकल्स के पीछे वो बोलूंगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो वो कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सॉलिड में देखा बेटा, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा पास पास है, यानी क्लोजली पैक्ड है। और यहाँ पर लिक्विड में देखो आप, लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में जो पार्टिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो थोड़ा दूर पे है। और यहाँ गैस में जो पार्टिकल्स हैं वो और दूर हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस क्या है, और ज्यादा है ना। तो देख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है हमने द लीस्ट स्पेस किसके बीच में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में। सॉलिड में जो लिखा है देखो यहाँ पर लिखा है कि लीस्ट स्पेस मतलब बहुत ही कम स्पेस होता, ना के बराबर कह सकते हैं, स्पेस होता ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में। नेक्स्ट वन यहां पर लिखा है लेस स्पेस। यहां पर स्पेस क्या होता है, लेस होता है लेकिन लेस, थोड़ा क्या ज्यादा होता है एज कंपेयर सॉलिड। और यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मैक्सिमम स्पेस होता है, लिक्विड के गैस के अकॉर्डिंग यहां पर स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, जो यहां पर सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उससे उसके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट, बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, थोड़ा कम होता है। इसलिए पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। यहाँ पर जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस वो सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। इसीलिए ये पार्टिकल्स होते हैं बेटा बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखो, जो हमने बोला पार्टिकल्स को बोला वो हमने बोला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। दूसरी बात बेटा ध्यान रखें कि जब हमने यहाँ पर बोला है तो दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है।
दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है बेटा? स्पेस। इस स्पेस को नाम दिया गया है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, बिटवीन दी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो हम स्पेस को बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। आगे बात समझ। इंटर मॉलिक्यूलर क्यों बोला? क्योंकि दो अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। हम जब एक बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर, वो हम पढ़ेंगे बेटा जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे आपके। तो यहां पर मैं बता रहा हूं दो अलग अलग, वैसे इंट्रा बोलते तो एक ही पार्टिकल्स के बीच में, तो यहां दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं इसलिए लगाया है इंट्रा, इंटर सॉरी, क्या लगाया है? इंटर। ऐसे ही बेटा अगर दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता ही है। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो बेटा इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपसे तो बोला ही गया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इंटर इंटर क्यों बोला? क्योंकि दो अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा। तो डिफरेंस बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मैटर, भाई डिफरेंस पढ़ेंगे। तो यहां पर दे रखा है बेटा कि पहला हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है शेप एंड वॉल्यूम। शेप मतलब आकार और वॉल्यूम मतलब आयतन, है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको। तो दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम। भाई अगर मेरे पास ये सॉलिड है, ये मैं कहीं पर भी रख दूं तो इसका शेप तो फिक्स रहेगा ना भाई। चाहे मैं इसको यहां पर रख दूं अपने हाथ पे तब भी शेप फिक्स है, मैं इसको किसी अपनी जेब में डाल लूं तब भी शेप फिक्स है, मैं इसको किसी कंटेनर में डाल दूं तब भी शेप फिक्स है। फिक्स शेप है यानी शेप थोड़ी ना चेंज कर देगा। मैं इसको ग्लास में डाल दूं तब भी इतना ही ऐसा ही शेप रहेगा, ऐसा थोड़ी ना ग्लास का शेप एक्वायर कर लेगा ये। मैंने अपने जेब में डाला तो ये पॉकेट में डाला तो ये पॉकेट की शेप अटेंड कर लेगा, ऐसा बेटा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात देखें वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। तो वॉल्यूम क्या है बेटा? जहां जाएगा, जैसे मेरे ये हाथ पे रखा हुआ है तो इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा, मैं इसको कहीं और रख दूं तो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जहां पर भी इसको रखूं उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मतलब वॉल्यूम फिक्स है। ओके। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड में, तो लिक्विड में बेटा डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होती, क्योंकि जहां मैं पानी को डालूंगा उसी वेसल का क्या कर लेगा? शेप अटेंड कर लेगा। जैसे वॉल्यूम को मैं आपको बताऊं वॉल्यूम फिक्स कैसे रहेगा। जैसे मेरे पास एक कंटेनर है और ये कंटेनर है जो मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाला, क्या डाला? वाटर मैंने पोर किया, ठीक है भाई, डाला है 1 लीटर पानी है मेरे पास इसमें, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, एक इस टाइप के कंटेनर में डाल दिया, इस टाइप के कंटेनर में डाल दिया, तो भी क्या है, इसको इसमें पोर कर दिया तो भी ये क्या रहेगा? 1 लीटर रहेगा, है ना। पूरा का पूरा पानी इसमें पोर कर दिया तब भी क्या रह रहा है? 1 लीटर रह रहा है। दूसरी बात, अगर मैंने इसको किसी टब में पोर कर दिया तब भी ये क्या रहेगा बेटा? आपका क्या रहेगा? कितना रहेगा? 1 लीटर। तो भैया वॉल्यूम तो फिक्स है देखो, लेकिन शेप चेंज हो रहा है। जब इसमें डाला था मैंने तो इसका शेप अटेंड कर लिया, इस वेसल का अटेंड कर लिया। जब ए में डाला था तो ए का शेप अटेंड कर लिया, जब बी कंटेनर में डाला था तो बी का शेप अटेंड कर लिया, जब सी कंटेनर में डाला था तो सी का शेप अटेंड कर लिया। आप जिसमें डालोगे, जिसमें वाटर आप पोर करोगे उसी का शेप अटेंड कर लेगा। तो वही लिखा है नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, ये तो आपको मालूम है, ठीक है। वॉल्यूम आपका 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर रह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखें। अगर हम देखें तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी तरफ? अब हम बात करेंगे गैस की तरफ। तो गैस का ना तो फेस वॉल्यूम फिक्स रहता है और ना ही शेप। तो ये तो मालूम पड़ गया कि गैस को हम गुब्बारे में डालें, बलून में डालें तो भी उसका शेप अटेंड कर लेगा, मैं सिलेंडर में डालूं तो उसका शेप अटेंड कर लेगा, आप कहीं पर भी इसको डालें तो उसी का शेप अटेंड कर लेगा ना वह, है ना। तो अब वो तो अब बात सही है, लेकिन ये वॉल्यूम का क्या मतलब है कि वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, नॉट अ डेफिनेट वॉल्यूम। तो आपने देखा होगा जब भी आप किसी कंटेनर से, मान लो एक सिलेंडर है मेरे पास और इस सिलेंडर से आप दूसरे सिलेंडर में गैस को डालें, है ना, कन्वर्ट करें मतलब इसको ट्रांसफर करें, तो यहां पर मान लो जैसे ही आप गैस से इस गैस को इस गैस सिलेंडर में डालेंगे, इस गैस सिलेंडर से इस गैस सिलेंडर में, तो यहां पर बैठे आदमी को इसकी स्मेल सुनाई, स्मेल क्या आएगी? स्मेल आएगी। तो क्या हुआ, यहां से कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, यहां से कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, यहां से मूव ऑन हुए, यहां से निकले,
यानी कुछ पार्टिकल्स इसमें कम गए, यानी वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम भी क्या नहीं रहता है, फिक्स नहीं रहता। नेक्स्ट वन देखें, तो ये आपको बात समझ में आएगी, ना तो फिक्स वॉल्यूम रहेगा ना तो फिक्स शेप रहेगा भाई गैस का। चलें, ये भी आपने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो वही कंप्रेसिबिलिटी देखते हैं, तो आप इसका सीधा एग्जांपल आप अपने घर में कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, अगर मैं इस सॉलिड को दबा रहा हूं तो ये कंप्रेस्ड नहीं होगा। ओके, ये कंप्रेस्ड नहीं होगा, ठीक है। तो देखें क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या है, बहुत कम होता है, यानी ना के बराबर होता ही नहीं। ऐसे ही अगर हम देखें लिक्विड का, तो लिक्विड का क्या करें, एक काम करें, आप एग्जांपल कर सकते हैं, एक आप क्या करें, जो आपके सिरिंज लगती है ना, जिससे इंजेक्शन लगता है, वो ले लें और उसको आगे से क्या कर ले, इसमें एक चौक डाल दें, कोई भी सॉलिड डाल दें और उसको कंप्रेस करें। तो जब कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेसिबल नहीं होगा। ऐसे ही अब उसमें से चौक निकाल लें, अब क्या डाल लें, लिक्विड डाल दें, वाटर डाल दें और आप उसको आगे से बंद कर लें और कंप्रेस करें, तो वो क्या होगा बेटा, वो भी कंप्रेस नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा कंप्रेस होगा, तो वो ना के बराबर मान लें। इसलिए यहां पर लिखा है लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल, थोड़ा होगा इसलिए लिख दिया ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल। और अगर गैस को देखें, आप उस सिरिंज को पीछे की तरफ खींचें और उसमें हवा भर लें और आगे से बंद कर लें, आप इसको कंप्रेस करेंगे तो ज्यादा कंप्रेस होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखा है गैस आर हाईली कंप्रेसिबल, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, साइज पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, वो क्या होता है आपका ज्यादा होता है। लिक्विड में थोड़ा कम होता है, इसलिए थोड़ा सा कंप्रेस होते हैं। सॉलिड के बीच के पार्टिकल्स के बीच में पार्टिकल में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है, इसलिए वहां पर वो इनकंप्रेसिबल रहते हैं। चलें भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो रिजिड एंड फ्लूइडिटी, तो सॉलिड पॉसेस रिजिडिटी, मतलब ठोस होते हैं, रिजिडिटी पॉज करते हैं, मतलब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये रिजिड होते हैं। और लिक्विड क्या होते हैं, क्योंकि बेटा लिक्विड क्या होते हैं, टेंडेंसी टू फ्लो, फ्लो होते हैं, अगर उनको देखें तो बहते हैं, तो बेटा वो कौन सी टेंडेंसी कर रहे हैं, फ्लूइडिटी, ठीक है। तो डिपॉजिट फ्लूइडिटी विच इज लोअर देन दैट ऑफ गैस, जो गैसेस से क्या होती है, कम होती है। अच्छा, गैस भी फ्लो करती है भाई, आप देखो, आप कहीं पर भी आप परफ्यूम लगाएं तो पास बड़े दूर, यहाँ पर जो थोड़े दूर बैठा होगा आदमी, उसको क्या पड़ेगा, उसको स्मेल आ जाएगी। तो यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल्स हुए वो क्या हुए, फ्लो हुए, तभी तो उसके पास पहुंचे, तो बड़ी तेजी से पहुंचे एज कंपेयर लिक्विड के कंपेरिजन। तो इसमें क्या होती है, फ्लूइडिटी की टेंडेंसी होती है। नेक्स्ट वन, एनर्जी की बात करें बेटा, तो ये ध्यान रखें बेटा, जितने ज्यादा जो पार्टिकल्स हैं, आप देखो सॉलिड के पार्टिकल्स ज्यादा स्टेबल रहते हैं, तो जो पार्टिकल्स ज्यादा स्टेबल रहते हैं उनकी एनर्जी उतनी ही कम होती है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है ना, और स्टेबल रहते हैं, यानी उनकी एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा स्टेबल रहते हैं। पार्टिकल्स जो लिक्विड के होते हैं उनमें थोड़ी बेटा एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी कम एनर्जी होती है, और जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। तो यहां पर एनर्जी ज्यादा है। ऐसी बेटा पार्टिकल्स के बीच में एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट होगी, क्योंकि इनके बीच में पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता ही नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन देखें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। डेंसिटी देखें, तो दे हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड के बीच में हाई डेंसिटी होती है भाई। डेंसिटी, हाई डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। कैसे पहचानेंगे किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम होती है, और गैसेस की सबसे कम होती है डेंसिटी। तो कैसे पहचानेंगे भाई, पर यूनिट वॉल्यूम में जिसका मास कम होगा उसकी डेंसिटी कम, पर यूनिट वॉल्यूम में जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा, बस ये समझ लें। तो यहां पर देखा, एक मैंने क्या कर लिया आपको समझाने के लिए, एक क्या कर लेंगे, एक 1 सेंटीमीटर का क्यूब बनाएंगे। ये मैंने एक तरीके का एक 3 क्यूब बनाऊंगा, जिसमें एक में सॉलिड डालेंगे और एक में डालेंगे गैस। तो ये क्यूब ये बनाया, एक क्यूब ये बनाया, आपको समझाने के लिए प्रैक्टिकली आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो ये देखें, आप ये बनाया, एक ये बनाया, एक और बनाएंगे जिसमें हम गैस को डालेंगे, ठीक है। बस ध्यान रख लें, तीनों जो क्यूब हैं वो क्या है, इक्वल साइज के,
ठीक है, वैसे शायद इक्वल ना बने हो, लेकिन आप मानेंगे कि ये सब क्या है, इक्वल। इसकी जो एज है वो 1 सेंटीमीटर है, इसकी भी सब एजेस कितनी है 1 सेंटीमीटर, और इसकी भी सारी एजेस कितनी है 1 सेंटीमीटर। एक में मैंने क्या कर दिया, आयरन की छोटी छोटी बॉल्स डाल दी, आयरन की मतलब लोहे की छोटी छोटी गोलियां आती हैं, वो मैंने इस कंटेनर को पूरा भर दिया, और इस कंटेनर को पूरा भर दिया लिक्विड से, मतलब वाटर से भर दिया, और इसको मैंने भर दिया बेटा गैस मॉलिक्यूल से, मतलब हवा से भर दिया, या मैंने इसमें कोई गैस डाल दी। अब आप इन तीनों कंटेनर का वेट देखो पर यूनिट, मतलब मैंने जो वॉल्यूम लिया वो 1 सेंटीमीटर की लिया, तो पर यूनिट वॉल्यूम लिया, ठीक है। अब इन तीनों का वेट देखो, तो आप कहेंगे कि भाई इसका सॉलिड का जो मास है, ये सॉलिड है मेरे पास, इसमें क्या भरा था मैंने, लिक्विड भरा था, और इसमें जो भरा था वो गैस भरा था। तीनों में से किसका मास ज्यादा होगा बेटा, इस वाले का, सॉलिड वाले का ज्यादा होगा, यानी सॉलिड वाले का मास ज्यादा होगा पर यूनिट वॉल्यूम में, इसलिए उसकी डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा। तो वही लिखा है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वही लिखा है बेटा, दे हैव हाई डेंसिटी एंड देयर डेंसिटी इज लोअर देन दोज ऑफ सॉलिड बट मच हायर देन दोज ऑफ गैसेस, ये तो मालूम ही है, और गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है। नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं बेटा डिफ्यूजन पे, और डिफ्यूजन क्या होता है, तो डिफ्यूजन मीन्स द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो बेटा सॉलिड के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो यहाँ पर पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते, तो यहाँ पर ऐसा समझ लो डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है, यानी या तो होता ही नहीं है, बहुत रेयर एग्जांपल्स होते हैं सॉलिड में। यहाँ पर पार्टिकल, बेटा डिफ्यूजन क्या होता है, एक जगह से पार्टिकल दूसरी जगह जा रहा है, तो यहाँ तो जाते ही नहीं। लेकिन यहाँ पर देखें, दे स्लो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, दे शो द प्रॉपर्टी, लिक्विड में देखा रखा है, तो लिक्विड में तो कह रखा है दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, ये प्रॉपर्टी डिफ्यूजन की शो करते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल एक जगह से क्या होते हैं दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा कम होता है। आप क्या कर लो, एक कंटेनर ले लो भाई, आपको पता चल जाएगा, और यहाँ पर मैंने एक कलर डाल दिया, और कलर कैसा है, लिक्विड है, कलर कैसा है, लिक्विड, और उसमें वाटर भरा हुआ है, तो जैसे ही आप कलर डालेंगे ये कलर क्या हो जाएगा, सब में बह जाएगा, और ये पूरा कलर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, नहीं जा रहा है पार्टिकल, तो यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है। और गैस में तो आप जानते ही हैं भाई डिफ्यूजन होता है, तो दे डिफ्यूज वेरी रैपिडली, क्योंकि इनके पार्टिकल का जो होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर तो जैसे ही आप देखेंगे गैस के पार्टिकल्स बड़ी जल्दी डिफ्यूज होते हैं, आप जैसे ही देख लें बड़ी जल्दी डिफ्यूजन होगा, एक जगह से दूसरी जगह बड़ी जल्दी जाएंगे, तो यहाँ पर डिफ्यूजन भी वेरी रैपिडली होगा। जितना हल्का पार्टिकल होगा गैस का उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा, जितना छोटा भारी पार्टिकल होगा उतना। तो यहां पर लिखा है लाइटर गैस डिफ्यूज मोर रैपिडली देन और हैवियर, यानी जितनी भारी गैस होगी उसमें डिफ्यूजन उतना ही कम होगा, और जितनी हल्की गैस होगी डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा बच्चों। तो अब हम बढ़ते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया, अब हम बढ़ते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर में हम क्या देखेंगे, तो बेटा मैटर को क्लासिफाइड किया ऑन दी बिहाफ ऑफ टू बेसिस। एक तो बता दिया बेटा यहां पर हमने देख लिया, एक तो बात कर दी प्योर की, यहां पर ये प्योर है, और एक की जो बात कर ली वो कर ली बेटा इम्प्योर की। किसकी बात कर ली बेटा, इम्प्योर, और इम्प्योर को ही हम बोलते हैं मिक्सचर, यहां बोल दिया प्योर और इम्प्योर। केमिकल क्लासिफिकेशन करना है, फिजिकल क्लासिफिकेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड कर रहा था, कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही थी, यहां पर कंपोजिशन भी चेंज होती है ना, तो ध्यान रखेंगे। और किसमें क्लासिफाइड हो गया ये, प्योर एंड इम्प्योर। अब देखें, तो अभी हम बात करेंगे, तो यहां पर देखें मिक्सचर, तो मिक्सचर इम्प्योर है, और इम्प्योर किसमें क्लासिफाइड हो गया, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। अभी ये मैं बताऊंगा यस और नो क्यों लिखा हुआ है, ये क्या है, सब आगे बात करेंगे। तो मिक्सचर हो गया होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, दो तरीके के मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस। ऐसे ही प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो प्योर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, किसमें, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। तो हल्के हल्के करके इनको पढ़ते, तो मैटर केमिकल क्लासिफिकेशन प्योर और इम्प्योर। अब हम पहली बात करेंगे प्योर। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं भाई, कोई भी चीज अगर एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, तो क्या हो गया, वो प्योर हो गया, है ना। जो पार्टिकल्स, जो कोई भी सब्सटेंस है अगर वो एक काइंड के पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, मान लो अगर मेरे पास एक आयरन है और ये आयरन का एलिमेंट है, और आयरन का एलिमेंट में छोटे छोटे क्या है, आयरन के पार्टिकल्स हैं,
जिसे हम बोलते हैं एटम्स। ओके, तो ये आयरन के एटम्स हैं और केवल इसमें आयरन के, तो ये क्या हो गया बेटा, प्योर हो गया नहीं हो गया। अगर ये आयरन का होता और इसमें आयरन के जगह क्या होता, एक सब आयरन होता, एक आध कॉपर का मिला होता इसमें, तो ये क्या हो जाता, इम्प्योर हो जाता नहीं हो जाता, यस और नो। तो एक काइंड के पार्टिकल है तो ये क्या बोल दिया गया, प्योर। प्योर में क्या करना है, हैव अ फिक्स्ड और कांस्टेंट स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर्स क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, प्योर सब्सटेंस आर फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया ये। तो प्योर सब्सटेंस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके बच्चों, तो अब हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। जैसे कॉपर एलिमेंट है, क्लोरीन है, डायमंड है, हमारे पास जो भी पीरियोडिक टेबल में है वो सब क्या है, एलिमेंट्स है। लगभग 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, है ना। अब देखो, एलिमेंट्स तो हमने मान लिया किसका, कॉपर, आयरन, डायमंड, है ना। तो देखो डायमंड, देखो तो डायमंड क्या है, केवल एक ही काइंड के पार्टिकल्स, केवल कार्बन कार्बन कार्बन। ये कार्बन कार्बन एक दूसरे से अटैच होते हैं, वो हम शेप बाद में बात करेंगे, टेट्राहेड्रल शेप में अटैच होते हैं। तो ये किससे होते हैं, कार्बन 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 कार्बन। तो इसमें एक ही काइंड के पार्टिकल है भाई, कार्बन कार्बन, इसलिए प्योर में आ रहा है भाई। ऐसे ही आयरन भी प्योर में आ रहा है क्योंकि वो भी एक एक काइंड का पार्टिकल्स है। नेक्स्ट वन ध्यान रखें बेटा, आते हैं कंपाउंड्स में। ठीक है, तो कंपाउंड्स भी एक है, लेकिन हम इसको अभी हम पढ़ेंगे। कंपाउंड्स क्या है, जैसे वाटर है, तो इसमें तो अभी हम बात करेंगे आगे की तरफ, जो आपको क्लियरली समझाया जाएगा कि किस तरीके से ये भी कंपाउंड जो है वो प्योर में आ रहा है। ठीक है, आगे बात करें तो अभी आएगा एलिमेंट्स। तो एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट इज मेड ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल। भाई प्योर है तो वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स होंगे। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये सबसे इजी फॉर्म है किसकी, प्योर सब्सटेंस की। एलिमेंट सबसे सिंपल फॉर्म, विच कैन नाइदर बी डीकम्पोज, ना तो टूटेगा ये और ना बिल्ड होगा, है ना, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, सिमिलर सब्सटेंसेस। वाई ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल मेथड, ना सिंपल ऑर्डिनरी मतलब फिजिकल और केमिकल मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट वन देखें, तो ये तो आपने देख लिया। नेक्स्ट वन देखें, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नो टिल डेट तक कितने हैं, 118, जो मैं आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट वन यहां पर देखें बेटा, यहां पर देखें, हाइड्रोजन इज मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एलिमेंट जो पाया जाता है वो पाया जाता है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इज नॉन मेटल इज मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्सीजन। और बेटा एल्युमिनियम इज द मेटल, और एल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। मतलब मेटल कौन सा है जो पाया जाएगा, वो है एल्युमिनियम। एन एलिमेंट भी मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट। एलिमेंट जो है बेटा, एलिमेंट जो होते हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एलिमेंट तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गए। मेटल, जिसके बारे में आपको मालूम होगा, दे आर लस्ट्रस, दे आर मैलिएबल, दे आर डक्टाइल, दे आर सोनरस। और नॉन मेटल, और कौन सा बेटा आपका, मेटोलॉइड। मेटोलॉइड्स क्या होते हैं भाई, मेटोलॉइड क्या होते हैं, मेटोलॉइड्स होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। तो मेटल्स जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया, है ना, प्लेटिनम हो गया, है ना, प्लेटिनम हो गया, बहुत सारे मेटल्स हमारे पास। नॉन मेटल, हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, है ना, कार्बन हो गया, दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। मेटोलाइट्स क्या हो गए, बोरॉन हो गया बेटा, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सब क्या हो गए, आपके मेटोलाइट्स हो गए। पीरियोडिक टेबल में आपको क्लियरली क्लासिफाइड हो गया। तो मेटर तो आपका एलिमेंट्स तो हो गए ना, है ना, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट वन आ गए कंपाउंड में। अब कंपाउंड भी भाई प्योर में आ रहा है, प्योर सब्सटेंसेस में। अब ये आ कैसे रहा है, पहली बात तो कंपाउंड देखें, जैसे ये लिखा मैंने H2, तो H2 इज द कंपाउंड, या बोलते हैं हम इसको मॉलिक्यूल। हमने लिखा H2SO4, इट इज ऑल्सो अ क्या, कंपाउंड। मैंने तो आपसे कहा था वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता, लेकिन यहां तो क्या हुआ, दो हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बेटा पहली बात तो, इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, प्योर एलिमेंट्स।
इन अ डेफिनेट रेशियो। तो इस बात पे फोकस करें, इन डेफिनेट रेशियो, जहां पर रेशियो क्या रहेगा, बाय मास फिक्स रहेगा। तो देखें, अगर मैं देखूं हाइड्रोजन का मास होता है वो होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। तो देखो बाय मास, तो रेशियो निकाल रहा हूं मैं, तो 2 हाइड्रोजन, और यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1। ऑक्सीजन कितने बेटा, 1। तो हाइड्रोजन का मास 1 और ऑक्सीजन का मास 16। तो देखो 2 रेशियो कितना हो गया, 16। तो अगर इसको हम 2 से करें तो क्या हो जाएगा, 1:8। यस और नो। तो रेशियो कितना रहा, 1:8। बेटा इनका रेशियो अगर वाटर है, चाहे वो टैप वाटर है, चाहे रिवर का वाटर है, चाहे आप आरओ का वाटर है, उसका रेशियो क्या रहेगा, 1:8। फिक्स रेशियो रहेगा, जहां पर ये रेशियो रहेगा वाटर प्योर रहेगा, है ना। तो अगर किसी का कंपोजिशन बाय मास फिक्स रहता है हर जगह, इसका मतलब वो किस में आ गया, प्योर में आ गया। अगर कोई आपका दोस्त है और आपको उसके बारे में सब मालूम है कि कहां धोखा देगा, कहां पर ये मुझे साथ देगा, है ना, कहां ये मेरी मदद करेगा, तो वो आपके लिए कैसा हुआ, प्योर। लेकिन दूसरे के लिए कैसा हुआ, इम्प्योर। यानी आपको मालूम है इसके बारे में, इसमें रेशियो कितना रहेगा, 1:8। धोखा नहीं देगा, अगर वाटर है तो 1:8 ही रहेगा। इसका मतलब ये किस में आ रहा है, प्योर में। ऐसे ही बेटा H2SO4 है, तो ये भी बेटा देखो, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स कंबाइन हुए थे, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स कंबाइन हो गए, तो ये भी यहाँ पर भी हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी रेशियो क्या रहेगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जहां पर भी देखेंगे रेशियो सेम रहेगा अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो, है ना। अगर नाम चेंज हुआ तो वो क्या होगा, सल्फरस एसिड बन गया, मान लो H2SO4 H2SO3 बन गया, तो वहां पर रेशियो सेम नहीं रहेगा, तो उसका नाम भी चेंज हो जाएगा, उसका प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएंगी। तो इट कैन बी डिकम्पोजेस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अगर मैं वाटर को क्या करूं बेटा, यहां पर वाटर को क्या करूं, हीट करूं, तो ये सिंपल क्या करेगा बेटा, डिकम्पोज हो सकता है ना। कोई मेथड लगाऊं मैं यहाँ पर कि ये इसको डिकम्पोज करना है, तो ये डिकम्पोज हो सकता है। H2 और क्या हो सकता है, हाफ O2 में टूट सकता है। यस और नो। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में क्या हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है। ऐसे ही जैसे हमने H2SO4 लिया था, इसको मैं वाटर में डाल दूं तो क्या देता है, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, ये भी डिकम्पोज हो सकता है बाय सूटेबल केमिकल मेथड। कोई सूटेबल मेथड लगाओ आप, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं हम। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, चलें, ठीक है। तो आगे बढ़े, कंपाउंड समझ में आ गया। अब आ गए बेटा प्योर, तो हमारे खत्म हुए। प्योर में था हमारा एलिमेंट एंड कंपाउंड जो हम पढ़ चुके हैं। इम्प्योर में आ गया मिक्सचर, इम्प्योर को बोल मिक्सचर, और इसमें आ गया होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस भाई, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ओके। तो प्योर इम्प्योर बेटा वहां पर जो हमने कंबाइन किए थे, देखो मिक्सचर क्या होता है, कई सारी चीजों को मिक्स कर दो तो मिक्सचर बन जाता है। लेकिन हमने जो कंपाउंड्स पढ़ा था वहां पर डेफिनेट प्रोपोर्शन था, यहां पर कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं हुआ। कितना भी मिला दो, कितने भी रेशियो में मिला दो, तो वो क्या होता है, इम्प्योर होता है। ठीक है, तो वही लिखा है, impure substance are made up of 2 or more pure substance mixed together in any proportion। कितना भी प्रोपोर्शन कर दो, कितना भी प्रोपोर्शन मतलब कितना भी, एक मिला दो, ये मिला दो, इसका कोई डेफिनेट नहीं है कि इतने अमाउंट ये मिलेगा, इतने अमाउंट ये मिलेगा, इससे कोई मतलब इसका नहीं है। दे मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, मे बी दोनों आपस में कंप्लीटली मिल भी सकते हैं जब मिलाएंगे, और हो सकता है दोनों आपस में सही तरीके से ना भी मिल पाए। तो होमोजीनियस भी होते हैं और हेट्रोजीनियस भी होते हैं। जिन दो कंपोनेंट्स को आप मिला रहे हैं वो आसानी से मिल भी सकते हैं भाई, और नहीं भी मिल सकते हैं, तो वो क्या हो गए, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहां पर हमने लिखा है देयर आर कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, वहां पर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। दे आर ऑल मिक्सचर्स, एग्जाम्पल एयर, सी वाटर, पेट्रोलियम एंड अ सोल्यूशन ऑफ अ शुगर इन वाटर आर ऑल इम्प्योर सब्सटेंसेस। ओके बच्चों, समझ में आया होगा मैंने क्या बोला इसका आपको। नेक्स्ट वन अब पढ़ते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, जैसे मैं आपसे कहूं एक सोल्यूशन बनाया मैंने आपसे कहा बेटा शरबत बनाइए, शरबत, ठीक है। तो यहां पर हमने किया, शुगर को मिलाया, आपने शुगर ली, और वाटर लिया भाई, वाटर ले लिया, और क्या बना दिया, शुगर सोल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया, शुगर सोल्यूशन। ठीक है भाई, शुगर सोल्यूशन तो बनाया, लेकिन आपने देखा जब आपने मिक्स किया तो ये दोनों कंपोनेंट्स थे आपस में, शुगर और वाटर आपस में बड़ी आसानी से मिल गए, कंप्लीटली एक दूसरे में मिल गए।
तो ऐसे सोल्यूशन जो बनते हैं, जो ये शुगर सोल्यूशन बना, ये क्या बना, होमोजीनियस। दोनों आपस में बिल्कुल इजीली मिल गए, कंप्लीटली मिल गए, तो वो क्या बना, होमोजीनियस सोल्यूशन। ओके, तो वही लिखा है, होमोजीनियस मिक्सचर आर दोज इन विच डिफरेंट सब्सटेंसेस शुगर एंड वाटर आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर यूनिफॉर्मली, आपस में बड़ी आसानी से मिल चुके हैं। नेक्स्ट वन हम देखें तो यहां पर दे रखा है, इट इज डिफिकल्ट डिस्टिंग्विश डिफरेंट सब्सटेंस फ्रॉम ईच अदर। अगर ये मिल गए तो बेटा हमें पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि चीनी कहां गई और पानी कहां, है ना, आसानी से हम नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, वी आर नॉट एबल टू सी डिफरेंट पार्टिकल इन होमोजेनियस मिक्सचर। हम दोनों को अलग अलग नहीं देख पाएंगे अगर आपस में मिल गए। क्या देख पाएंगे आप कि शुगर कहां है या वाटर कहां है? बिल्कुल प्योर वाटर भी नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि इसमें शुगर मिल चुकी है, मीठा मिलेगा, है ना, तो ध्यान रखें। ऐसे ही बेटा सॉल्ट प्लस वाटर, ये भी क्या हो गया, नमक मिल जाता है आपका वाटर में, तो ये भी क्या है, होमोजेनियस। अगर मैंने एल्कोहल और वाटर को मिला दिया तो भी क्या बनेगा बेटा, अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनेगा, अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनेगा। और ये अल्कोहलिक सॉल्यूशन कैसा होगा, होमोजीनियस, होमोजीनियस, क्योंकि ये दोनों आपस में कंप्लीटली मिल जाते हैं। ये तो आपको बहुत आसानी से मालूम होगा कि अल्कोहल और वाटर मिल जाते हैं बेटा, है ना, तो आपने देखा होगा। नेक्स्ट वन हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। जब हमने होमोजीनियस देखा तो कंपोनेंट्स आपस में आसानी से मिल रहे थे। हेट्रोजीनियस में दोनों कंपोनेंट आसानी से नहीं मिलेंगे भाई। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखा है मैंने, देखो यहां पर लिखा है सैंड एंड वाटर, चॉक एंड वाटर एंड ऑयल एंड वाटर। तो क्या ऑयल एंड वाटर आपस में मिलते हैं? तो दोनों कंपोनेंट आपस में इजीली नहीं मिल पाएंगे, तो इन्हें बोलेंगे हम क्या, होम। तो जो सोल्यूशन बनेगा हमारे पास वो कौन सा बनेगा, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में दोनों कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट्स हम मिलाएंगे, इजीली मिक्स नहीं होंगे, यूनिफॉर्मली। वहां पर आपने देखा था यूनिफॉर्मली, जब आपने शुगर सोल्यूशन बनाया था, तो भाई जब शुगर मिक्स कर दी थी, शरबत बनाया था, तो नीचे भी उतना ही मीठा था, उतना ही ऊपर, उतना ही साइड में, उतना ही बीच में, उतना ही हर जगह। तो हर जगह अमाउंट ऑफ शुगर और पानी जो था वो बराबर था, यूनिफॉर्मली था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। जैसे आपने देखा सैंड एंड वाटर मिलाया, तो सैंड एंड वाटर मिलाया तो आपने देखा कि थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो सोल्यूशन बना वहां सैंड नीचे बैठ जाएगी और वाटर वाटर ऊपर आ जाएगा, तो आपस में कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे, तो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होंगे। इट इज वेरी इजी टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट सब्सटेंस फ्रॉम ईच अदर। तो हम आसानी से देख पाएंगे भाई, वाटर ये है और ये हमारे पास क्या है, सैंड। सैंड आसानी से देख पाएंगे, आराम से देख पाएंगे दोनों सब्सटेंस। वी आर एबल टू सी डिफरेंट पार्टिकल्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्लियरली, हम आसानी से दोनों पार्टिकल्स को बड़ी आसानी से देख पाएंगे। तो ये हुआ हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आ रही है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वन हम देखेंगे बेटा, हमने पढ़ा फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, और हमने यहां पर केमिकल ऑफ ये हम कर चुके हैं सारी चीजें। केमिकल क्लासिफिकेशन प्योर, इम्प्योर, मिक्स, प्योर इम्प्योर में होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। प्योर में आपका कौन सा आया, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स, ठीक है। कंपाउंड्स में भी आता है आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तो हमने वो देख चुके हैं भाई, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ चुके हैं। और ऐसी एलिमेंट्स में आया मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट्स। तो मेटल और नॉन मेटल, मेटोलाइट्स बेटा आप ये 10th क्लास में कवर कर चुके हैं। मेटल्स आर मैलिएबल, डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, डक्टाइल, ये हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम इसका मतलब समझाते हैं। तो देखो बेटा मिक्सचर, तो यहाँ पर लिखा है इट्स कंपोजिशन यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर दे रखा है यस, होमोजेनियस में यूनिफॉर्म रहेगी कंपोजिशन, बट हेट्रोजीनियस में कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। प्योर सब्सटेंसेस में बेटा आप देखें जो कंपाउंड्स हैं वो कैन इट बी डिकम्पोजेस बाय ऑर्डिनरी मेथड। तो क्या हम इसको कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं? तो यस, कंपाउंड्स को तो तोड़ सकते हैं बट एलिमेंट्स को नहीं तोड़ सकते, तो इसलिए लिखा है नो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में, और हम वहां पर कवर करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहां से आपका जो है नया आना स्टार्ट कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से करेंगे बेटा कंप्लीट, और बाकी आप आसानी से पढ़ते जाएं, है ना, पढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं। ओके बच्चों, थैंक यू।